आदरणीय राष्ट्रीय ध्वज एवं मंच पर उपस्थित सभी अध्यापकगण और हमारे सामने बैठे हुए प्रिय साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 15 अगस्त है। आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। दोस्तों, सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। जिस उम्र में हम आज गुलाब का फूल लिए हुए घूमते हैं, उस उम्र में भगत सिंह, खुदीराम बोस फांसी का फंदा चूम रहे थे। साथियों, क्या आप जानते हैं कि क्या कभी महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने कभी सोचा था कि जिस आज़ादी के लिए वो लड़ रहे हैं, उस आज़ादी का 75 साल बाद अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा? और आज़ादी के बाद आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी गंभीर समस्याओं से लड़ रहा होगा। कभी नहीं सोचा होगा भारत को जब तक इन समस्याओं से हम बाहर नहीं निकालते, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उनका तो आज हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी समस्याओं को खत्म करने के लिए एक ही हथियार का प्रयोग किया जा सकता है, वो है शिक्षा। वो भी ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को सोचने और समझने में समर्थ बनाती हो। केवल डिग्री पा लेने से व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता। आज हमारे देश में लगभग 70% साक्षरता है। इसका मुख्य कारण है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। देश आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आज भी हम 100% शिक्षित नहीं हो पाए। आए दिन आज हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में भी भ्रष्टाचार, जातिवाद, भेदभाव आदि देखने को मिलता है। चाहे वह फिर स्कूल हो या इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज, कोई महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय हो। और हमेशा न्याय को दबा दिया जाता है और न्याय को दबाने के लिए प्रयोग किया जाता है पावर और शक्ति। और आज हम शक्ति के दो सिद्धांत को बताएंगे। मैं आपको शक्ति का दूसरा सिद्धांत बताता हूँ। मुझे नहीं मालूम ये सिद्धांत मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये सही है कि नहीं, लेकिन क्योंकि मैं इसको मानता हूँ और मुझे मालूम है कि इसके बारे में शायद कुछ न कुछ लोग अवश्य समझते हैं। शायद सब नहीं तो कुछ न कुछ लोगों को इस विचार से सोचने की और कुछ करने की प्रेरणा अवश्य मिली। इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। इससे बड़ी अदालत कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ, इलेक्शन में क्या हुआ, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, ये सब बातें आती हैं और चली जाती हैं।
बाद में केवल रह जाता है इतिहास। और इतिहास का निर्णय हमेशा उसके हाथ में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजय हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदी शाही किंगडम अफगानिस्तान से सिकुड़ते सिकुड़ते आज यहाँ तक ना आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया। हमने किसी के धर्म ग्रंथों और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे और शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए, ये नहीं है कि न्याय का अपना महत्व नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो शक्तिशाली भारत का बनना चाहिए, अति आवश्यक। भारत धर्मगुरु भी तभी बनेगा जब एक शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर राज किया, इस प्रकार से राज किया कि जाते वक्त अपने गुलामों से कह दिया तुम राज करो, हम तो जा रहे हैं, तो यहाँ पर गुलाम वंश की भी बन गए। अगर हम लड़ाई के वेलफेयर के वसूलों से देखें कि किसी भी राष्ट्र की जो कम्प्रिहेंसिव स्टेट पावर होती है कि किन चीज़ों से वो लड़ाई करती है, जिसको हम कहते हैं कि ये शक्तिशाली है, दूसरा कहते हैं शक्तिशाली नहीं है, क्या घटक होते हैं इसके। तो भारत के पास जनशक्ति, धर्म शक्ति, ज्ञान की शक्ति सब थी। और जिन लोगों ने आक्रमण किया उनकी शक्ति को अगर हम देखें तो शायद 1 और 1000 अनुपात भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो नहीं कर पाए। कि क्या कारण है जिसके कारण हम लोग इस लड़ाई में इतिहास ने हमारे पक्ष में न्याय नहीं दिया? क्या कारण है कि कश्मीर में हम आज लड़ रहे हैं? कश्मीर की घाटी खून से लहू लिया। जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे ऊपर से बाहर से लोग आकर वायलेशन हमारी गवर्नमेंट का करते हैं, और जबकि पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न भाग है। कानून के अनुसार वहाँ के राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर भारत में विलय कर दिया था कि भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती कि जिसमें अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे, चाहे वह पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी या 1857 स्वतंत्रता संग्राम हो या अन्य छोटे छोटे क्रांतिकारी आंदोलन हो, हमेशा ही नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब आक्रमण गश्त से हुआ, चाहे वो पुश्तूनी थे, चाहे मंगोल, बाद में मुगल आए, तो लश्कर कहाँ पर बने? वो तो कुछ चंद ठोस लोग आए थे,
लश्कर बने काबुल में, तब तक तो इस्लामीकरण भी नहीं हुआ था। लाहौर में लश्कर, सरहंद में लश्कर। हिंदुस्तान को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश को। और दर्द है तो केवल इसी बात का, भारत के इतिहास में दर्द इस बात से नहीं है कि विदेशों ने हमारे साथ क्या क्या किया। उनका तो हम मुकाबला कर लेते, दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। अंग्रेज हमें कभी भी विभाजित नहीं कर सकते थे। हमारे देश के कुछ स्वार्थी लोगों के ही कारण उन्होंने अपने कुछ क्षण के सुख के लिए देश का विभाजन कर दिया। इसलिए आज हम जहाँ 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो वहीं हमारी पूरा देश जश्न मना रहा है, तो वहीं हमारी खुफिया एजेंसी IBM अलर्ट कर रही है आतंकी हमले की। और पूरा कश्मीर आज हमारे हजारों भाइयों के खून से लहूलुहान। इसका मुझे बहुत दर्द है, दुख है, और इसकी फीलिंग हमेशा मुझे महसूस होती रहती है। और भारत को मुझे लगता है कि अंतरिक्ष सबसे बड़ा खतरा है। वो खतरा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र के गौरव का सौदा ना कर बैठें, अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य का अहंकार में ना कर दें। और इसके लिए जो जागरूकता चाहिए और इसके लिए जो ताकत पैदा करनी है, वो ताकत केवल समाज के अंदर पैदा की जा सकती है। तो समय बहुत हो रहा है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं पुनः प्रिंसिपल सर का आभार व्यक्त करता हूँ, और इसी साथ मेरे बड़े भ्राता जय सिंह एंड आशीष यादव का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि स्वास्थ्य ना सही होने के कारण भी बावजूद मुझे यहाँ लाए और अपनी बात रखने का मौका मिला मुझे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।